अध्याय 101 जीवन शक्ति का गर्जन। एक जोरदार गर्जना गूंज उठी और जीवप्ती त्रिपाठी का रूप भयानक हो गया। एक रक्तपिपासु दानव जानवर की तरह उसकी गर्जना आकाश को भेदते हुए पूरी पर्वत घाटी में अनवरत गूंज रही थी। आओ और लड़ो, खून समूह के कचरे। यह एक लड़ाई का आमंत्रण था, एक खुला उकसावा। मैं यहाँ हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। वह जानता था कि अगर वह रुकता है तो मुसीबत होगी। आखिरकार धीरज पाठक ने अपनी गर्जना का उपयोग उन्हें संकेत देने के लिए किया था। हालांकि यह घाटी कई मील के क्षेत्र को कवर करती थी, लेकिन देर रात थी, इसलिए उन लोगों ने उसकी गर्जना जरूर सुनी होगी और वे यहाँ भागकर आ रहे होंगे। इस समय सबसे सुरक्षित तरीका था निकल जाना। 3 लड़ाइयों और 5 लोगों को मारने के बाद जीवप्ती त्रिपाठी की मानसिक और शारीरिक शक्ति बहुत खर्च हो चुकी थी। उसके शरीर को भी बहुत चोटें आई थीं। वह फिर से खून समूह के समूह का सामना कैसे कर सकता था? इस जगह को छोड़कर ठीक होने के अवसर की प्रतीक्षा करना निस्संदेह सही रास्ता था। लेकिन जीवप्ती त्रिपाठी जा नहीं सकता था और वह नहीं जाएगा, क्योंकि अब उसकी मानसिक शक्ति अपने शिखर पर पहुंच गई थी। एक बार जब वह इस जगह को छोड़ देता तो उसके दिल में डर की भावना पैदा हो जाती। एक बार जब उसे यह भावना आ जाती तो अदम्य इच्छाशक्ति कैसे उपयोगी हो सकती थी? अदम्य इच्छाशक्ति के समर्थन के बिना वह सिर्फ एक प्रारंभिक तत्व क्षेत्र के चौथे चरण का खेती करने वाला था। शत्रु का पीछा करने का समय था। जीवप्ती त्रिपाठी अपनी चरम शक्ति का उपयोग खून समूह के शिष्यों को एक बड़ा आश्चर्य देने के लिए करना चाहता था। बेशक ये सब इस तथ्य पर आधारित था कि रवीना सिंह का निष्कर्ष सही था। खून समूह का समूह झंझावात घर के समूह के मुकाबले का नहीं था। उनमें से अधिकांश पृथक्करण और पुनर्मिलन स्तर के विशेषज्ञ थे। आमतौर पर इस स्तर का खेती करने वाला आसानी से जीवप्ती त्रिपाठी को मार सकता था, लेकिन अब वे 9 यिन 8 ताले गठन 9 यिन 8 लॉक्स फॉर्मेशन से मुहरबंद थे, इसलिए ये कहना मुश्किल था कि उनके पास कितनी ताकत बची थी। जीवप्ती त्रिपाठी की गर्जना सुनने के बाद रवीना सिंह ने अचानक अपनी आंखें खोल दीं। उसका दिल जो घबराहट और पछतावे से भरा था, आखिरकार शांत हो सका। वह मरा नहीं, वह मरा नहीं। रवीना सिंह लगभग रो पड़ी। वह जीवप्ती त्रिपाठी की सुरक्षा को लेकर चिंतित थी। उसे डर था कि वह वापस नहीं आएगा और उसे यहाँ अकेला छोड़ देगा। उसकी ताकत इतनी कम थी और दूसरी तरफ इतने सारे लोग थे, वह कैसे विरोध कर सकता था? जब से जीवप्ती त्रिपाठी गया था, रवीना सिंह खुद को दोष दे रही थी और पछता रही थी कि उसे यहाँ रखने के लिए अपनी जान जोखिम में डालनी चाहिए थी। उसे जाने नहीं देना चाहिए था। हालांकि उस समय की तो बात ही छोड़ी, अभी भी उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। अगर जीवप्ती त्रिपाठी जाने के लिए दृढ़ था तो वह उसे बिल्कुल नहीं रोक सकती थी। क्योंकि वह इस जगह पर आना चाहता था, इसलिए उसे इस विशाल खतरे में शामिल होना पड़ा। रवीना सिंह को बेहद दोषी महसूस हुआ। भोली भाली लड़की ने केवल खुद पर दोष लिया। उसने यह नहीं सोचा कि चाहे वह झंझावात घर हो या खून समूह, ये सब जीवप्ती त्रिपाठी की वजह से था कि उन्होंने उसका पीछा किया। जहां तक दोषी की बात है, वह अभी भी जीवप्ती त्रिपाठी था। हालांकि रवीना सिंह को इस बात से राहत मिली कि उसका छोटा भाई सुरक्षित और स्वस्थ है। इसके अलावा उसकी आवाज़ एक प्रकार की निडर युद्ध भावना के साथ मिली हुई थी, एक तरह का प्रेरक संकेत। हालांकि वह नहीं जानती थी कि वह अब किस स्थिति का सामना कर रहा है। रवीना सिंह को लगा कि वह जो एकमात्र काम कर सकती है वह है जल्दी से ठीक होना और फिर बाहर जाकर उसकी मदद करना और उसे बचाना। घाटी के दूसरी ओर वेनफेई चेन, जो अपने शरीर में यिन शक्ति की जंजीरों को भंग कर रहा था, और लॉन्ग हुई, जो उसके बगल में पहरा दे रहा था, ने भी जीवप्ती त्रिपाठी की गर्जना को स्पष्ट रूप से सुना। जब ये गर्जना आई तो वेनफेई चेन खुद को माथे पर शिकन करने से नहीं रोक सका। उसका दिमाग बाधित हुआ और वह अचानक एक घूंट खून थूक बैठा। ये दानव जानवर। वेनफेई चेन क्रोधित था। वह एक महत्वपूर्ण क्षण पर था, लेकिन उसकी गर्जना से परेशान हो गया और वास्तव में इसके कारण थोड़ा आंतरिक चोट भी सहनी पड़ी। मंडप स्वामी वेन भन कैसा चल रहा है? लॉन्ग हुई ने चिंता के साथ पूछा। वेनफेई चेन ने धीरे धीरे सिर हिलाया। अच्छा नहीं, ये चीज़ मेरे ज्ञान से परे है। मुझे नहीं पता कि वह लड़की किसकी शिष्या है जो इतना अद्भुत गठन स्थापित करने में सक्षम है। 3 यिन शक्ति की जंजीरों ने न केवल उसकी नसों में जीवन शक्ति के प्रवाह को मुहरबंद कर दिया, बल्कि उसके शक्ति केंद्र को भी मुहरबंद कर दिया, जिससे उसकी ताकत केवल शक्ति परिवर्तन चरण के तीसरे स्तर तक ही पहुंच पाए। अभी उसने बहुत सारी ऊर्जा खर्च कर दी थी, इसलिए उसकी ताकत बहुत घट गई थी। वेनफेई चेन इतना क्रोधित था कि वह जीवप्ती त्रिपाठी और उस लड़की को पकड़कर 100 बार मार डालने का इंतजार नहीं कर सका। एक गरिमापूर्ण जीवन शक्ति चरण का 5वां स्तर का विशेषज्ञ वास्तव में 2 कनिष्ठों द्वारा इस हद तक खेला गया। उसने कभी ऐसा अपमान कब सहा था? मंडप स्वामी वेन, चिंता न करें। उस बच्चे ने अपने ठिकाने का खुलासा करने की हिम्मत की। मुझे लगता है कि वह अब तक मर चुका होगा। लॉन्ग हुई की अभिव्यक्ति दृढ़ थी और उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान दिखाई दी।
वेनफेई चेन ने जवाब नहीं दिया क्योंकि वह जीवप्ती त्रिपाठी की गर्जना के पीछे का अर्थ समझ गया था। यह एक मृत अंत की गर्जना नहीं थी, बल्कि युद्ध की भावना से भरी एक अदम्य गर्जना थी। हालांकि महज एक प्रारंभिक तत्व क्षेत्र के चौथे चरण का खेती करने वाला तुम इतना घमंडी किस लिए हो? इसलिए हालांकि वेनफेई चेन को लगा कि कुछ गड़बड़ है, उसने इसे दिल पर नहीं लिया। उसने ये भी सोचा कि जीवप्ती त्रिपाठी एक घायल जानवर था जो लड़ेगा और निस्संदेह मर जाएगा। घाटी में सभी के अलग अलग विचार थे। घाटी के बाहर एक सफ़ेद बालों वाला बूढ़ा व्यक्ति अचानक उड़ता हुआ आया। इस बूढ़े व्यक्ति की सांस लंबी थी और उसकी जीवन शक्ति तरंगें छिपी हुई थीं, जिससे लोग उसकी गहराई को देख नहीं पा रहे थे। हालांकि उसकी गति बेहद तेज थी और पलक झपकते ही वह पहले ही 100 फुट से अधिक उड़ चुका था। बूढ़े व्यक्ति का चेहरा चिंता और घबराहट से भरा था। उसने आकाश की ओर देखा और बेहद पछतावा किया। ओह नहीं, मैं समय पर नहीं पहुंच पाऊंगा। मेरी छोटी दादी, कृपया गठन को बहुत जल्दी मत खोलना। बूढ़ा व्यक्ति भागते हुए खुद से बड़बड़ाया। ये बूढ़ा व्यक्ति योगदान मंडप का दुकानदार अनीशपाल यादव था। अनीशपाल यादव को लगा कि उसने वास्तव में चेहरा खो दिया है। उस रात उसने अपनी शिष्या को 9 yin समागम स्थान पर न आने के लिए मनाने की पूरी कोशिश की थी। आखिरकार जीवन शक्ति क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए 9 yin जीवन शक्ति संघननों को परिष्कृत करना आवश्यक नहीं था। रवीना सिंह आज्ञाकारी थी और सहमत हो गई। अनीशपाल यादव अच्छे मूड में था। रवीना सिंह ने कुछ व्यंजन और कुछ बर्तन शराब तैयार की थी। अनीशपाल यादव ने शराब पी और खाया, जबकि जीवप्ती त्रिपाठी की गलतियों के बारे में बात की, अपनी शिष्या को उससे दूर रखने की कोशिश की। यह इसलिए था क्योंकि अनीशपाल यादव देख सकता था कि उसकी शिष्या अभी भी जीवप्ती त्रिपाठी की परवाह करती थी। यह एक पुरुष और एक महिला के बीच प्यार नहीं था, बल्कि एक प्रकार की सुरक्षा थी। हालांकि यह एक अच्छा संकेत नहीं था और अनीशपाल यादव इसे शुरुआत में ही खत्म करना चाहता था। इन सभी वर्षों में उसकी शिष्या बहुत अच्छे व्यवहार वाली और आज्ञाकारी रही थी। अनीशपाल यादव ने उसके साथ एक खजाने की तरह व्यवहार किया। उसने उसे अपने मुंह में रखा लेकिन डर था कि वह पिघल जाएगी। उसने उसे अपने हाथ में पकड़ा लेकिन डर था कि वह गिर जाएगी। इसके कारण वह बहुत भोली थी और लोगों के दिलों की दुष्ट प्रकृति को नहीं समझती थी। अनीशपाल यादव चिंतित था। क्या होगा अगर जीवप्ती त्रिपाठी की बुरी मंशा थी और उसने अपनी शिष्या को बहका दिया? ये वह समय था जब कोई युवा था और प्यार से अनजान था। एक बार जब उसकी शिष्या प्यार में पड़ जाती तो चीजें मुश्किल हो जाती। इसलिए अनीशपाल यादव के छिपे हुए इरादे थे। हालांकि उसे शर्मिंदगी महसूस हुई, उसका मुंह जीवप्ती त्रिपाठी को डांटने से भरा था। उसने कहा कि वह कामुक और निर्दयी था और उसने जीवप्ती त्रिपाठी पर सभी बुरी चीजों का दोष लगाया। उसने उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए वह सब कुछ किया जो वह कर सकता था। अंत में अनीशपाल यादव ने रवीना सिंह को कठोरता से चेतावनी दी, शिष्या, तुम्हें इस तरह के व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। नए चीनी नाम जिनका अनुवाद करके सहेजा गया है। चीनी नाम हिंदी अनुवाद। पूर्णविराम योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह पूर्णविराम योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह पूर्णविराम। न्यू लैंग धीरज पाठक पहले से मौजूद। 9 yin 8 लॉक्स फॉर्मेशन 9 yin 8 ताले गठन। वेनफेई चेन लॉन्ग हुई स्टॉर्म हाउस झंझावात घर। 9th yin कॉन्ग्रेगेशन ग्राउंड 9 yin समागम स्थान। 9th yin युआन कंडेंसिंग ड्यू 9 yin जीवन शक्ति संघननोस। ची ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज शक्ति परिवर्तन चरण। अनयील्डिंग विल अदम्य इच्छा शक्ति। ये गद्यांश मुख्य पात्र जीवप्ती त्रिपाठी की अदम्य इच्छाशक्ति और उसके साहस को दर्शाता है जब वह घातक खतरे के सामने भी भागने के बजाय लड़ने का फैसला करता है। यह उसकी मानसिक शक्ति के चरम को छूने और खून समूह के दुश्मनों को आश्चर्यचकित करने की उसकी रणनीति को सामने लाता है। साथ ही ये रवीना सिंह की निर्दोष चिंता और अनीशपाल यादव दुकानदार के पिता समान स्नेह को भी दर्शाता है, जो अपनी शिष्या को जीवप्ती त्रिपाठी जैसे खतरनाक व्यक्ति से दूर रखना चाहते हैं। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको अगले एपिसोड की व्याख्या करूं या आप इस गद्यांश से संबंधित कोई और जानकारी जानना चाहेंगे? अध्याय 102 जाल और गर्व। जैसे ही अनीशपाल यादव ने अपनी बात खत्म की, उसकी नज़र धुंधली हो गई और वह अपने सामने रखे खाने की प्लेट पर औंधे मुंह गिर पड़ा। जब तक वह उठा, एक बहुत लंबा समय बीत चुका था। रवीना सिंह ने बहुत सारी दवा का इस्तेमाल किया था। अपने ही शिष्य द्वारा षड्यंत्र का शिकार होने के बाद अनीशपाल यादव रोना चाहता था, लेकिन उसके पास बहाने के लिए आंसू नहीं थे। मामले की गंभीरता को समझते हुए अनीशपाल यादव ने अपना चेहरा धोने की भी परवाह नहीं की और सीधे ऊंचे आसमान के मंडप को छोड़कर यहां आने के लिए भागा। उसे बहुत पछतावा हो रहा था। अगर उसे पता होता कि उसकी शिष्या इतनी दृढ़निश्चयी है, तो वह जीवप्ती त्रिपाठी के बारे में उसकी धारणा को भड़काने के लिए इतना ओछा काम नहीं करता। क्या वह सिर्फ मुसीबत मोल नहीं ले रहा था? हालांकि उसकी शिष्या के पास अनगिनत खजाने थे जो उसे कई खतरों से बचने में मदद कर सकते थे, लेकिन यह अभी भी काले हवा की पहाड़ी श्रृंखला के अंदर था।
क्या होगा अगर उसे एक या दो शक्तिशाली दानव जानवर मिल गए जो नहीं जानते थे कि क्या करना है और उसे खा गए? अगर वह साथ चलता तो उसे इस बारे में बिल्कुल चिंता नहीं करनी पड़ती। अनीशपाल यादव सचमुच खुद को कुछ थप्पड़ मारना चाहता था। तुझे इतना ओछा बनने के लिए किसने कहा? वह नौयन समागम स्थान से अभी भी 10 ली दूर था, लेकिन अनीशपाल यादव पहले से ही वहां से आने वाली ठंडी यिन शक्ति को महसूस कर सकता था। हवा में रहते हुए उसने चिंतित होकर सिर उठाया और देखा। उसने देखा कि घाटी में यिन शक्ति उमड़ रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह एक अदृश्य ऊर्जा से बंधी हुई है और बाहर नहीं निकल सकती। ये देखकर अनीशपाल यादव का दिल आखिरकार शांत हो गया। नौयन 8 ताले गठन सक्रिय हो गया था, जिसका मतलब था कि उसकी शिष्या यहां सुरक्षित पहुंच गई थी। कम से कम कोई बड़ी गलती नहीं हुई। अनीशपाल यादव ने गहरी सांस ली। केवल आकाश ही जानता था कि पिछले कुछ दिनों में वह सड़क पर कितना रहा था। उसका दिल लगभग टूट चुका था। कुछ ही देर बाद अनीशपाल यादव घाटी के बाहर पहुंच गया, लेकिन वह अंदर नहीं गया। उसने पूरी एकाग्रता के साथ घाटी के अंदर देखा, लेकिन अंदर की यिन शक्ति बहुत घनी थी। वह कुछ भी देख या सुन नहीं सकता था, और यहाँ तक कि उसकी दैवीय चेतना भी अंदर जांच नहीं कर सकती थी। चूंकि नौयन 8 ताले गठन सक्रिय हो गया था, इसका मतलब था कि उसकी शिष्या पहले ही शुरू कर चुकी थी। उसे बस उसकी अच्छी खबर का इंतजार करना था। गठन से बंधे होने के कारण अंदर के लोग बाहर नहीं आ सकते थे और बाहर के लोग अंदर नहीं जा सकते थे। हालांकि अनीशपाल यादव गठन को तोड़ सकता था, लेकिन अगर उसने ऐसा किया तो उसकी शिष्या का प्रयास व्यर्थ चला जाएगा। ठीक है, मुझे बस इंतजार करना है। अनीशपाल यादव ने खुद को सांत्वना दी। इस बार वह गलत था। जिस कारण से रवीना सिंह गठन को समय से पहले खोलना चाहती थी, वह नौयन जीवन शक्ति संघनन से निपटने के लिए नहीं था, बल्कि खून समूह की स्थिति से निपटने के लिए था। अनीशपाल यादव को पता नहीं था कि रवीना सिंह अभी बेहद कमजोर है और जीवप्ती त्रिपाठी खून से लथपथ है। वे दोनों भारी खतरे में थे। अगर उसे पता होता तो वह निश्चित रूप से हर कीमत पर गठन को तोड़ देता और वेनफेई चेन और अंदर के अन्य लोगों का हजारों बार वध कर देता। तुमने इस बूढ़े व्यक्ति की शिष्या के बारे में विचार करने की हिम्मत भी की। तुम्हारे 18 पीढ़ियों के पूर्वजों को कभी कभी चीजें इतनी चमत्कारिक होती थीं। यह इतना करीब था फिर भी इतना दूर। घाटी में जीवप्ती त्रिपाठी अभी भी उसी जगह पर चुपचाप खड़ा था। उसकी पीठ भाले की तरह सीधी थी, शक्तिशाली दुश्मन के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा था। शू शू शू। अचानक उनके चारों ओर कपड़ों के फड़फड़ाने की आवाज सुनाई दी। वे आखिरकार यहाँ हैं। जीवप्ती त्रिपाठी का चेहरा धीरे धीरे गंभीर हो गया। उसने अपना सिर मोड़ा और उस जगह को देखा जहां रवीना सिंह छिपी हुई थी। वह नहीं जानता था कि वह इस लड़ाई में जीवित रह पाएगा या नहीं, लेकिन उसने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया था, इसलिए उसे कोई पछतावा नहीं था। शू शू शू। 3 आकृतियां लगभग एक साथ जीवप्ती त्रिपाठी के बगल में पहुंचीं। फिर एक और व्यक्ति आया। पहले 3 खून समूह के पृथक्करण और पुनर्मिलन क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। आखिरी व्यक्ति केवल शक्ति परिवर्तन चरण के 9वें स्तर पर था, इसलिए उसकी गति स्वाभाविक रूप से धीमी थी। चारों के आने के बाद उन्होंने कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उन्होंने आश्चर्य से जीवप्ती त्रिपाठी को घूरना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्होंने पाया कि सिर्फ 1 घंटे में ये युवक, जो केवल प्रारंभिक तत्व क्षेत्र के 4थे चरण पर था, वास्तव में एक चरम प्रारंभिक तत्व क्षेत्र के विशेषज्ञ की ताकत रखता था। क्या हो रहा था? धीरज पाठक का शरीर उसके पैरों के नीचे था। उसकी गर्दन टूटी हुई थी और उसकी मौत दर्दनाक थी। उसकी आंखें उभरी हुई थीं। जाहिरा तौर पर उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इस जगह पर मरेगा। वह आंखें खुली रखे मर गया। इस घाटी में जहां ठंडी हवा चल रही थी, इसने लोगों को भयानक महसूस कराया। क्या तुमने इस व्यक्ति को मारा? खून समूह के एक पृथक्करण और पुनर्मिलन क्षेत्र के विशेषज्ञ ने पूछा। सबसे शक्तिशाली व्यक्ति और तुम्हारा युवा स्वामी लॉन कहाँ हैं? जीवप्ती त्रिपाठी ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने अपना सिर मोड़ा और चारों ओर देखा। उसने पाया कि लोगों की संख्या में कुछ गड़बड़ी थी। मूल रूप से खून समूह में 7 लोग थे। वेनफेई चेन और लॉन्ग हुई के अलावा दूसरे शक्ति परिवर्तन क्षेत्र के शिष्य को रवीना सिंह की इन शक्ति की बेड़ियां द्वारा मारा गया था, इसलिए केवल 4 लोग बचे थे। तुमसे निपटने के लिए मंडप स्वामी वेन और युवा स्वामी लॉन्ग को कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। जिस व्यक्ति ने पहले बात की थी उसने ठंडी सांस ली। ये व्यक्ति बहुत बुरा नहीं था। वह लगभग 25-26 साल का था और जवानी के चरम पर था। खून समूह, हाँ, तुम केवल दूसरों को संख्या से धमकाना जानते हो। जीवप्ती त्रिपाठी ने मजाक उड़ाया। युवक का चेहरा निर्दयी था। तुमसे निपटने के लिए अकेला मैं काफी हूँ। हालांकि उसकी आधी से अधिक ताकत यिन शक्ति की बेड़ियां द्वारा मुहरबंद कर दी गई थी, फिर भी उसके पास एक पृथक्करण और पुनर्मिलन क्षेत्र के विशेषज्ञ की नींव थी। अगर वह वास्तव में लड़ना चाहता था तो वह निश्चित रूप से एक शक्ति परिवर्तन क्षेत्र के विशेषज्ञ से अधिक शक्तिशाली होगा। वह जीवप्ती त्रिपाठी से कैसे नहीं निपट सकता था?
बड़ी बड़ी बातें करना व्यर्थ है, तुम कोशिश क्यों नहीं करते? जीवप्ती त्रिपाठी ने उसे तिरस्कार से देखा। उसने ये भी महसूस किया कि इन लोगों की ताकत बहुत कम हो गई थी। वे उस दबाव की तुलना नहीं कर सकते थे जो उन्होंने उसे पहले दिया था। इसके अलावा उनके शरीरों पर जीवन शक्ति का उतार चढ़ाव काफ़ी अस्थिर था। पहले आने वाले 3 लोगों की ताकत धीरज पाठक के समान होने का अनुमान था। भले ही वे मजबूत थे, वे बहुत अधिक मजबूत नहीं होंगे। जो बाद में आया वह धीरज पाठक से थोड़ा कमजोर था। अगर यह एक पर एक होता तो जीवप्ती त्रिपाठी को जीतने का पूरा यकीन था। जैसे ही वह उनमें से एक को मार देगा फिर बाकी बहुत आसान हो जाएंगे। छोटे बच्चे, तुम इतने घमंडी हो, अपने दादाजी को तुम्हें एक सबक सिखाने दो। युवक वास्तव में चालाक था। बात खत्म होने से पहले वह आगे बढ़ने वाला था। ये देखकर कि योजना लगभग सफल होने वाली थी, जैसे ही युवक उसके 10 कदम के भीतर आता, जीवप्ती त्रिपाठी उसे मार देगा, भले ही वह घायल हो जाए। लेकिन इस क्षण में एक अन्य पृथक्करण और पुनर्मिलन क्षेत्र के विशेषज्ञ की आवाज़ सुनाई दी। छोटा भाई युआन लांग, उसके जाल में मत फंसो। युवक तुरंत रुक गया और जीवप्ती त्रिपाठी को ठंडी नज़र से देखा। फिर उसने कहा, हाँ भाई साई, वह अकेला यहाँ है। हमें नहीं पता कि लड़की कहाँ है। उसके पास बहुत सारी चालें हैं, इसलिए हमें सावधान रहना होगा। इसके अलावा इस बच्चे में धीरज पाठक को मारने की ताकत है। मुझे डर है कि वह बाघ को खाने के लिए सुआ होने का ढोंग कर रहा है। उसे जल्दी से पकड़ो और उसे मजबूर करो कि वह हमें बताए कि लड़की कहाँ है। भाई साई ने सतर्क नज़र से कहा। उसने अपना हाथ हिलाया और कहा, चलो एक साथ चलते हैं। 4 के मुकाबले 1 और प्रतिद्वंद्वी प्रारंभिक तत्व क्षेत्र का खेती करने वाला था। भले ही उसके पास कुछ चालें थीं, वह उनका उपयोग नहीं कर पाएगा। उसे निश्चित रूप से पकड़ा जाएगा। 4 परछाइयां लगभग एक ही समय में आगे बढ़ीं। उन्होंने जीवप्ती त्रिपाठी को उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में घेर लिया। उनके क्रूर जानलेवा वार उसके सिर पर छा गए। इस तरह की खतरनाक स्थिति का सामना करते हुए जीवप्ती त्रिपाठी डरा नहीं। वह हंसा और कहा, मैंने तुमसे कहा था कि खून समूह केवल संख्या से धमकाना जानता है। तुम अभी भी स्वीकार नहीं करते हो। युआन लांग, वह युवक जो लगभग जाल में फंस गया था, शर्मा गया। अपने जानलेवा वार को जारी करते हुए वह क्रोध से चिल्लाया, बदबूदार बच्चा, तुम्हारी जुबान बहुत तेज है। मेरे पकड़ने तक इंतजार करो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। अध्याय 103, अमृत रस का घात। तुम्हारे पास योग्यता नहीं है। जीवप्ती त्रिपाठी गरजे, उसके शरीर से जीवन शक्ति का विस्फोट हुआ। उसका पूरा शरीर एक जलते हुए आग के गोले जैसा था, जिससे खतरनाक गर्मी निकल रही थी। बोलते समय जीवप्ती त्रिपाठी और युआन लांग की हथेलियां टकराईं। एक दबी हुई आवाज के साथ जीवप्ती त्रिपाठी लड़खड़ाता हुआ पीछे हटा, जबकि युआन लांग ने एक अजीब चीख निकाली और पीछे की ओर उड़ गया। 3 कदम पीछे हटकर जीवप्ती त्रिपाठी तुरंत अन्य 3 लोगों के घेरे में आ गया। ये देखकर कि तीनों वार उसे लगने वाले थे, जीवप्ती त्रिपाठी ने जल्दी से अपना शरीर नीचे किया और दूसरे पृथक्करण और पुनर्मिलन क्षेत्र के विशेषज्ञ के हमले से बच गया। साथ ही उसने अपनी पीठ सबसे कमजोर खून समूह के शिष्य की ओर कर दी। एक धरती फाड़ गति के साथ उसकी दोनों हथेलियां सबसे सतर्क भाईसाई की छाती पर निशाना साध रही थीं। ये वही व्यक्ति था जिसने अभी अभी युआन लांग को चेतावनी दी थी, इसलिए वह जीवप्ती त्रिपाठी के जाल में नहीं फंसा था। 4 लोगों में वह नेता था, इसलिए उसकी ताकत स्वाभाविक रूप से सबसे मजबूत थी। भले ही उसकी खेती मुहरबंद थी, फिर भी उसके पास शक्ति परिवर्तन क्षेत्र के दूसरे स्तर की ताकत थी। इसलिए जीवप्ती त्रिपाठी ने पहले उसे मारने का मन बना लिया। जैसे ही वह मर जाएगा, बाकी 3 लोगों से डरने की कोई बात नहीं थी। एक सांस लेने के समय में जीवप्ती त्रिपाठी पहले ही उन 4 के साथ मुकाबले में उलझ चुका था। भाईसाई ने देखा कि जीवप्ती त्रिपाठी अपनी सुरक्षा की परवाह नहीं कर रहा है और वह माथे पर शिकन करने से खुद को नहीं रोक सका। हालांकि वह नहीं जानता था कि जीवप्ती त्रिपाठी क्या करना चाहता था, उसके दिल में एक बुरी आशंका थी। हथेलियों के इस जोड़े में कोई छिपा हुआ रहस्य जरूर होगा। पीछे हटो। ये व्यक्ति भी काफी निर्णायक था। हालांकि उसे विश्वास नहीं था कि जीवप्ती त्रिपाठी उसे कोई नुकसान पहुंचा सकता है। सावधानी के लिए वह तुरंत पीछे हट गया। साथ ही उसने अपना हाथ उठाया और जीवप्ती त्रिपाठी की ओर एक हथेली का वार भेजा। अपने प्रतिद्वंद्वी की ताकत का परीक्षण करना चाहता था। उसकी हथेलियों को बाहर धकेला भी नहीं गया था, लेकिन उसने पाया कि जीवप्ती त्रिपाठी के मुंह पर एक ठंडी मुस्कान का निशान दिख रहा था। अच्छा नहीं, मैं उसके जाल में फंस गया। अगले ही पल उसने देखा कि जीवप्ती त्रिपाठी की हथेलियां बाएं और दाएं फड़फड़ा रही थीं, अप्रत्याशित रूप से उसके खंडन से बच रही थीं। एक निडर रवैये के साथ वे अभी भी उसकी छाती पर निशाना साध रहे थे। उसकी 2 हथेलियां निश्चित रूप से उसे टकराएंगी, लेकिन उसका अपना हमला भी उसे टकराएगा। क्या ये चोट के बदले चोट थी? इससे पहले कि वह अपने विचारों को पूरा कर पाता, जीवप्ती त्रिपाठी की हथेलियां फिर से बदल गईं। 2 जलती हुई हथेलियां अचानक खून लाल हो गईं, जैसे कि उन्हें कोई तरल ढक रहा हो।
हथेलियों का तापमान एक और स्तर तक बढ़ गया। बचने का कोई रास्ता नहीं था। भाई साई की आंखों में निर्दयता का एक निशान झलक उठा, उसकी जीवन शक्ति तेजी से घूमने लगी। चलो देखते हैं कि इस हथेली के बाद कौन मरेगा। किसी भी हाल में मैं एक पृथक्करण और पुनर्मिलन क्षेत्र का विशेषज्ञ हूँ। हालांकि मेरी अधिकांश ताकत मुहरबंद कर दी गई है और मैं मैदानों में गिरे हुए एक शेर जैसा महसूस करता हूँ, मेरी जीवन शक्ति की गुणवत्ता और घनत्व तुम्हारी तुलना में कम कैसे हो सकता है। धम 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 की आवाज़। वरिष्ठ भाई साई की हथेली जीवप्ती त्रिपाठी की छाती पर पड़ी। उसी समय जीवप्ती त्रिपाठी की दो हथेलियां भी उसकी अपनी छाती पर पड़ीं। एक पल में वरिष्ठ भाई साई की जीवन शक्ति की रक्षा हिंसक रूप से मंथन करने लगी। उसे लगा कि वह चपेट में आ गया है। उसकी छाती में दर्द हुआ। इस बच्चे की जीवन शक्ति बहुत शुद्ध है। ये व्यक्ति चौंक गया। उसने सोचा कि अगर उसकी खेती का स्तर उससे ऊंचा नहीं होता तो वह शायद इस हथेली से घायल हो जाता। लेकिन इससे पहले कि वह अपने आघात से उभर पाता, उसने महसूस किया कि जीवप्ती त्रिपाठी की हथेली एक बार फिर झुलसाने वाली गर्मी उत्सर्जित कर रही है। जैसे ही गर्मी फैल गई, भाई साई ने अपनी छाती में एक तेज दर्द महसूस किया। उसे स्पष्ट रूप से महसूस हुआ जैसे उसके शरीर में घुस गया हो। उसके आंतरिक अंग भी मंथन करने लगे। मेरे रास्ते से हटो। भाई साई क्रोध में उड़ गया। उसकी हथेली की शक्ति फूट पड़ी और जीवप्ती त्रिपाठी अब इसे सहने में सक्षम नहीं था। वह एक कपड़े के बोरे की तरह पीछे की ओर उड़ गया। जीवप्ती त्रिपाठी का शरीर अभी तक जमीन पर उतरा भी नहीं था, लेकिन सबसे कमजोर खून समूह के शिष्य ने पहले ही उसे अपनी तलवार से वार कर दिया था। महत्वपूर्ण क्षण में जीवप्ती त्रिपाठी ने अपना शरीर मोड़ लिया और तलवार सीधे उसके कंधे में घुस गई। उसके कंधे में एक खूनी छेद खोल दिया। यह अंत नहीं था। जीवप्ती त्रिपाठी के घायल होने का फायदा उठाते हुए एक अन्य पृथक्करण और पुनर्मिलन क्षेत्र के विशेषज्ञ को आखिरकार जीवप्ती त्रिपाठी की पसलियों पर लात मारने का अवसर मिल गया, जिससे वह सीधे उड़ गया। एक क्षण पहले जीवप्ती त्रिपाठी उसके हमले से बच गया था, जिससे उसे कुछ शर्मिंदगी महसूस हुई थी। इस क्षण में उसने स्वाभाविक रूप से कोई दया नहीं दिखाई। जिस समय जीवप्ती त्रिपाठी को उड़ा दिया गया, उसी समय एक बोतल अचानक उसकी छाती से फिसल गई और जमीन पर गिर गई। हवा में जीवप्ती त्रिपाठी ने एक घूंट खून थूका और लड़खड़ाता हुआ जमीन पर आ गया। उसने उस बोतल को देखा जो उसकी छाती से गिरी थी, लेकिन उसने आगे बढ़कर उसे उठाने की हिम्मत नहीं की। उसके पैरों के नीचे अचानक एक लौ दिखाई दी और बिजली की तेजी से वह जंगल में गायब हो गया। युआन लांग ने यह सब देखा और जल्दी से आगे बढ़कर बोतल उठा ली। जीवप्ती त्रिपाठी की हंसी दूर से आए। हा हा हा, खून समूह, पृथक्करण और पुनर्मिलन क्षेत्र, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वह क्यों भाग गया? खून समूह के कई लोग हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। जीवप्ती त्रिपाठी ने उन्हें आकर्षित करने के लिए एक गर्जना की थी और एक विस्मयकारी और असहनीय रूप से अभिमानी रवैया के साथ यहाँ प्रतीक्षा कर रहा था। मूल रूप से उन्होंने सोचा था कि जीवप्ती त्रिपाठी के पास भरोसा करने के लिए कुछ है, लेकिन अब वह अप्रत्याशित रूप से भाग गया। क्या ये गरज बड़ी, लेकिन बारिश छोटी नहीं थी। कई लोगों ने वास्तव में सोचा था कि उसके पास कुछ असाधारण साधन थे। अब जिस दिशा में वह भागा, उसे देखते हुए वे करवट लेने से खुद को नहीं रोक सके। पीछा करो, वह गंभीर रूप से घायल है, वह बिल्कुल ज्यादा देर तक टिका नहीं रहेगा। युआन लांग ने कड़वाहट से अपनी हथेली घुमाई और क्रूरता से कहा। जीवप्ती त्रिपाठी के साथ लड़ने पर उसे एक छोटा सा नुकसान हुआ था। उसे उम्मीद नहीं थी कि जीवप्ती त्रिपाठी की हथेली इतनी मुश्किल होगी कि उसे हल किया जा सके। उसके हल होने के बाद लड़ाई वास्तव में खत्म हो गई थी। एक सांस लेने में लगे समय में 3 सांसें बीत चुकी थीं और गति इतनी तेज थी कि लोगों को हक्का बक्का कर दिया। ये कहने के बाद युआन लांग तुरंत जीवप्ती त्रिपाठी की दिशा में पीछा किया और अन्य भी जल्दी से पीछे हो लिए। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कदम भी भाग पाते, उनके पीछे से भारी वस्तु के जमीन पर गिरने की आवाज़ अचानक आई। उन्होंने हैरानी से अपना सिर मोड़ा और देखा कि उनमें से सबसे मजबूत वरिष्ठ भाई साई वास्तव में जमीन पर पड़ा था, अचल, पीछे आकाश और धरती की ओर मुंह किए हुए। भाई, तुम्हें क्या हुआ? युआन लांग हैरान था और पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। क्या हो रहा है? सबसे कम ताकत वाला भी भ्रमित था। बस एक पल पहले भाई साई ने जीवप्ती त्रिपाठी के साथ एक वार का आदान प्रदान किया था, लेकिन वह गंभीर रूप से घायल नहीं होना चाहिए था, है ना? स्थिति ठीक नहीं है। तीसरे व्यक्ति ने माथे पर शिकन की और जल्दी से पीछे चला गया। उसने इस वरिष्ठ भाई के शरीर को पलटा और अचानक चिल्लाया, आह! भाई साई कैसे हैं? युआन लांग वापस आया और पूछा। वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, क्योंकि इस पल में उसके भाई की त्वचा लाल थी और उसकी त्वचा के नीचे का खून उबलता हुआ लग रहा था। उसकी आंखें उभरी हुई थीं और वह लगभग धीरज पाठक जैसा दिख रहा था। इस पल में भाई साई सांस नहीं ले रहा था। उसकी छाती में एक उंगली के आकार का छेद था और उससे खून उबलता हुआ बाहर निकल रहा था। ये गर्म है। खून समूह के शिष्य ने, जो भाई साई को पकड़ रहा था, जल्दी से शरीर को नीचे रख दिया।
जैसे ही शरीर जमीन से टकराया वह अप्रत्याशित रूप से फट गया और गर्म खून बाहर फूट पड़ा, जमीन पर छिड़क दिया और भाप बनकर एक रक्त धुंध में बदल गया। 3 लोग जो अभी भी जीवित थे सिर से पैर तक भीग गए थे। उनका खून झुलसाने वाली आदिम शक्ति के साथ मिला हुआ था। तीनों लोगों की अभिव्यक्तियां बेहद डरावनी थीं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि समूह में सबसे मजबूत व्यक्ति भाई साई इस तरह के एक अस्पष्ट तरीके से मर जाएगा। वह कैसे मर गया? जीवप्ती त्रिपाठी ने उसे कब मारा? तीनों लोग मूर्खता से उसी जगह पर खड़े थे, खाली ढंग से जमीन पर अपने मृत भाई को देख रहे थे। उनकी अभिव्यक्तियां बहुत रोचक थीं। खून समूह के 4 विशेषज्ञों ने जीवप्ती त्रिपाठी से निपटने के लिए एक साथ हमला किया था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उनमें से एक उसके द्वारा पलक झपकते ही मारा गया और उसे केवल एक तलवार, एक लात और एक हथेली से मारा गया था। हालांकि वह गंभीर रूप से घायल था, फिर भी वह भागने में सफल रहा। यह अध्याय जीवप्ती त्रिपाठी की रणनीतिक प्रतिभा और अमृत रस यांग लिक्विड की शक्ति को उजागर करता है, जिसका उपयोग उसने अपने सबसे खतरनाक दुश्मन भाई साई को मारने के लिए एक आत्मघाती प्रतीत होने वाले हमले में किया। उसकी चोट गंभीर है, लेकिन उसने खून समूह के विशेषज्ञों को मनोवैज्ञानिक और शारीरिक रूप से एक बड़ा झटका दिया है। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको अगले एपिसोड की व्याख्या करूं? अध्याय 104 लालच और विभाजन। उन तीनों के लिए इस सच्चाई को स्वीकार करना असंभव था, भले ही उन्होंने कितनी भी कोशिश की हो। जमीन पर पड़ा व्यक्ति एक पृथक्करण और पुनर्मिलन क्षेत्र का विशेषज्ञ था। यह एक पृथक्करण और पुनर्मिलन क्षेत्र का विशेषज्ञ था। उसे प्रारंभिक तत्व क्षेत्र के एक खेती करने वाले द्वारा कैसे मारा जा सकता था? दोनों के बीच 2 क्षेत्रों का अंतर था। ये तो बस एक बड़ा मजाक था। भले ही भाई साई की खेती उस स्त्री द्वारा मुहरबंद कर दी गई थी और उसे जीवन शक्ति और मन का उपयोग करके घाटी में यिन शक्ति के आक्रमण का विरोध करना पड़ा था, फिर भी उसे एक शक्ति परिवर्तन क्षेत्र के विशेषज्ञ की ताकत दिखाने में सक्षम होना चाहिए था, है ना? उसे कैसे मारा जा सकता था? तीनों लोगों के चेहरे हरे और लाल हो गए और वे अभी भी थोड़े डरे हुए थे। उनमें से हर कोई सोच रहा था कि अगर जीवप्ती त्रिपाठी का निशाना ये भाई नहीं बल्कि वे होते तो नतीजा क्या होता। निस्संदेह वे भी यहीं मर जाते। इस क्षण में युआन लांग को आखिरकार भाई साई की बुद्धिमत्ता और सतर्कता समझ में आई। अगर भाई साई की चेतावनी नहीं होती तो उसे डर था कि जीवप्ती त्रिपाठी के हाथों मरने वाला पहला वह होता। भाई, तुम कैसे मरे? सबसे कमजोर खेती करने वाले ने आखिरकार अपना मुंह खोला और पूछा, अजीब सी शांति को तोड़ते हुए। ये सवाल पूछे जाने के बाद तीनों लोगों ने अचानक हैरानी से एक दूसरे को देखा। अभी अभी हुई लड़ाई का दृश्य उनके दिमाग में फिर से चला और उन्हें आखिरकार जीवप्ती त्रिपाठी के हमले के निशान मिले। वह हथेली का वार था जिसने चोट के बदले चोट का आदान प्रदान किया। इस लड़ाई में जीवप्ती त्रिपाठी का यह एकमात्र आक्रामक कदम था। वह इतना मजबूत है? उनमें से एक ने डर में पूछा। यह उसकी क्षमता नहीं है। उसने निश्चित रूप से कोई शक्तिशाली गुप्त खजाना कलाकृति छिपा रखा होगा, अन्यथा वह भाई की जीवन शक्ति रक्षा को तोड़कर एक ही वार में उसे नहीं मार सकता था। युआन लांग ने उसे देखा और धीरे धीरे शांत हो गया जैसे उसने विश्लेषण किया। दूसरे व्यक्ति ने भी सहमत होते हुए सिर हिलाया। अगर वह गुप्त खजाने की शक्ति पर भरोसा नहीं करता तो जीवप्ती त्रिपाठी अपनी ताकत से यह कैसे कर सकता था? भले ही जीवप्ती त्रिपाठी खड़ा होकर स्वीकार कर लेता, वे विश्वास नहीं करते। इस गुप्त खजाने को सक्रिय करने के लिए जीवन शक्ति की मात्रा बहुत बड़ी होनी चाहिए और उसकी ताकत केवल प्रारंभिक तत्व क्षेत्र में है, इसलिए उसके पास हमला करने का केवल एक मौका है। हमले के बाद चाहे वह सफल हो या नहीं, उसे तुरंत भागना होगा। युआन लांग का चेहरा उदासी से भरा था। जितना अधिक उसने सोचा, उसके विचार उतने ही स्पष्ट होते गए। उसकी सोच धीरे धीरे और चतुर होती गई और उसे वास्तव में ऐसा लगा जैसे ज्ञान का मोती उसके हाथों में है। उसका अंदाजा जीवप्ती त्रिपाठी के संदेहास्पद कार्यों के साथ भी काफी संगत था। युआन लांग का स्वर दृढ़ था, इसलिए वर्तमान में वह, भले ही उसके पास अभी भी कुछ ताकत हो, वह सिर्फ तीर की उड़ान के अंत में है। वह निश्चित रूप से उस कलाकृति का फिर से उपयोग नहीं कर पाएगा। इस तथ्य को जोड़ते हुए कि उसे इतनी गंभीर चोट लगी है, वह अब खतरा नहीं है। अन्य 2 को भी लगा कि उसका विश्लेषण बहुत तर्कसंगत है और वे राहत महसूस करने से खुद को नहीं रोक सके। पता चला कि वह केवल एक कलाकृति पर भरोसा कर रहा था ताकि इस स्तर को प्राप्त कर सके। कितना डरावना! अगर उसकी ताकत इतनी भयंकर होती कि वह भाई साई को भी आसानी से मार सकता था, तो उन्हें बस अपनी गर्दन को साफ धोकर आगे बढ़ाना चाहिए था। उन्हें मौत के द्वार पर क्यों लटका रहना चाहिए था? सबसे कम ताकत वाले खून समूह के शिष्य ने कहा, भाई मारे गए हैं, क्या हमें वापस जाकर सूचना देनी चाहिए? युआन लांग ने अपना सिर उसकी ओर मोड़ा और हल्के से डांटा, वापस क्यों जाना? अगर हम सूचना नहीं देते हैं तो मुझे डर है कि यह उचित नहीं है। इस व्यक्ति ने संकोच किया। दूसरे व्यक्ति ने विचारपूर्वक युवक को देखा और अचानक हंस पड़ा। उसने सबसे कम ताकत वाले शिष्य से कहा, छोटा भाई वो, तुम भाई युआन का इरादा नहीं समझते। छोटा भाई वो का चेहरा भ्रम से भरा था।
उसने अपना सिर इस व्यक्ति को देखने के लिए मोड़ा और फिर युआन लांग को देखने के लिए सिर मोड़ा, उलझन में। युआन लांग हंसा, छोटा भाई ये का दिमाग इतना पेचीदा है, मैं तुमसे कुछ भी छिपा नहीं सकता। छोटा भाई ये भी दिल खोलकर हंसा, महान दिमाग एक जैसा सोचते हैं, बस इतना ही। छोटा भाई वू ने उन दोनों को पहेलियों में बात करते देखा, लेकिन वह मुख्य बिंदु को समझ नहीं सका। वह खुद को बेबसी से कहने से नहीं रोक सका, दो भाइयों, क्या तुम सरल शब्दों में चीजें समझा नहीं सकते? युआन लांग ने उसे देखा और फिर कहा, छोटा भाई वू, तुम जीवप्ती त्रिपाठी ने जिस कलाकृति पर भरोसा किया उसके स्तर के बारे में क्या सोचते हो? छोटा भाई वू ने एक पल के लिए सुना और फिर धीरे धीरे जवाब दिया, हम चारों से घिरे होने पर वह भाई साई को एक ही वार में मार सका। कलाकृति का स्तर निश्चित रूप से कम नहीं है। कम से कम यह एक पृथ्वी श्रेणी की मध्य श्रेणी की कलाकृति है। ये बहुत संभावना है कि यह एक पृथ्वी श्रेणी की उच्च श्रेणी की कलाकृति हो। उन सभी ने रवीना सिंह को एक स्वर्ग श्रेणी की रक्षात्मक कलाकृति का उपयोग करते हुए देखा था। इस पल में जीवप्ती त्रिपाठी के पास एक पृथ्वी श्रेणी की रक्षात्मक कलाकृति थी। इसमें क्या बड़ी बात थी? पृथ्वी श्रेणी की रक्षात्मक कलाकृति छोटा भाई वू का सबसे कम मूल्यांकन था, इसलिए यह अंदाजा तर्कसंगत था। युआन लांग ने हल्का सा सिर हिलाया, अगर हम इस मामले की सूचना मंडप स्वामी वेन को देते हैं तो अंतिम नतीजा क्या होगा? छोटा भाई वू ने लगभग सहज रूप से कहा, जीवप्ती त्रिपाठी मर जाएगा और कलाकृति मंडप स्वामी वेन द्वारा ले ली जाएगी। उसके वाक्य के बीच में वह अचानक सब कुछ समझ गया। अगर मंडप स्वामी वेन को पता चलता कि जीवप्ती त्रिपाठी के पास एक पृथ्वी श्रेणी की कलाकृति है तो क्या उन्हें अभी भी एक हिस्सा मिलेगा? उस स्त्री की स्वर्ग श्रेणी की कलाकृति पहले ही युवा स्वामी लॉन्ग हुई द्वारा आरक्षित कर ली गई थी। भले ही मंडप स्वामी वेन मांस नहीं खा सकते थे, उन्हें अभी भी सूप पीना था, है ना? जहां तक इन भाइयों की बात है, वे शायद सूप के तल को भी चाटने में सक्षम नहीं होंगे। अधिकतम जब वे वापस लौटते तो मंडप स्वामी वेन उन्हें कुछ सोने और चांदी से पुरस्कृत करते। इस बार इतने खतरे का अनुभव करने के बाद उनके कई भाई मर चुके थे। क्या यह एकमात्र लाभ हो सकता है जो उन्हें मिल सकता है? भले ही उन्होंने दूसरों के लिए कड़ी मेहनत की, फिर भी उन्हें बदले में कुछ मिलना था। अभी अभी वे मौत के कगार पर थे। अब भी उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। कुछ सोने और चांदी से इसकी भरपाई कैसे की जा सकती थी? इसके अलावा मंडप स्वामी वेन हमेशा से कंजूस रहे थे। भले ही वह उन्हें पुरस्कृत करते, वह उन्हें ज्यादा नहीं देते। भाइयों, तुम्हारा मतलब क्या है? छोटा भाई वू ने अस्थायी रूप से पूछा। युआन लांग और छोटा भाई ये ने एक दूसरे को देखा। छोटा भाई ये ने हल्का सा सिर हिलाया, जो कुछ भी भाई युआन कहेंगे हम वही करेंगे। युआन लांग हंसा, अच्छा, चूंकि दो छोटे भाइयों को कोई आपत्ति नहीं है तो हम इसकी सूचना नहीं देंगे। अच्छा, दोनों ने सिर हिलाया। जहां तक जीवप्ती त्रिपाठी के हाथों में कलाकृति की बात है, युआन लांग मुस्कुराया और दो छोटे भाइयों को देखने के लिए मुड़ा। जो कोई उसे मार सकता है और भाई साई का बदला ले सकता है, उसे वह कलाकृति मिल सकती है। तुम क्या सोचते हो? छोटा भाई ये ने सिर हिलाया, तो हम वही करेंगे जो भाई युआन कहते हैं। क्या हम अलग हो जाएंगे? छोटा भाई वो सबसे कमजोर था। अभी अभी जब उसने भाई साई को मौके पर मरते देखा तो वह स्वाभाविक रूप से घबरा गया। उसे डर था कि वह जीवप्ती त्रिपाठी से एक पर एक नहीं निपट पाएगा। छोटा भाई ये ने कहा, तुम किस बात से डरते हो? जीवप्ती त्रिपाठी ने एक बार कलाकृति को सक्रिय कर दिया है। उसके पास कितनी जीवन शक्ति बची होगी? इसके अलावा उसकी झंझावात घर के लोगों के साथ एक भयंकर लड़ाई हुई थी और हमें बुरी तरह से घायल कर दिया गया था। जो कोई भी उससे मिलता है वह उसे आसानी से मार सकता है। छोटा भाई वो उससे सहमत था। इससे पहले कि वे यहाँ आए, जीवप्ती त्रिपाठी की धीरज पाठक के साथ एक भयंकर लड़ाई हुई थी। उसने निश्चित रूप से अपनी बहुत सारी जीवन शक्ति खर्च कर दी होगी और उन्होंने उसके घाव देखे थे। इस कठोर वातावरण में उसे अभी भी इन शक्ति के आक्रमण का विरोध करने के लिए अपनी जीवन शक्ति और मन का उपयोग करना होगा। उसे डर था कि उसकी ताकत 70 से 80% तक कम हो गई होगी। अगर वे उससे मिलते तो वे उसे आसानी से मार सकते थे। अब ये कहने के बजाय कि वे जीवप्ती त्रिपाठी को भाई साई का बदला लेने के लिए मारना चाहते थे, ये कहना बेहतर था कि वे उसके हाथों में पृथ्वी श्रेणी की कलाकृति ढूंढना चाहते थे। जो कोई भी उसे पहले ढूंढता उसे कलाकृति मिल जाएगी। वे एक साथ कैसे चल सकते थे? ये सोचकर छोटा भाई वो की सांस गर्म हो गई। यह अध्याय खून समूह के शिष्यों के बीच लालच, षड्यंत्र और आपसी विश्वास की कमी को उजागर करता है। जीवप्ती त्रिपाठी का आत्मघाती हमला न केवल भाई साई को मारने में सफल रहा, बल्कि गुप्त खजाने के लालच को भड़काकर बचे हुए दुश्मनों को विभाजित करने में भी सफल रहा, जिससे उसके भागने की संभावनाएं बढ़ गईं। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको अगले एपिसोड की व्याख्या करूं? टक्कर, विश्वासघात और घात, विनायक का जाल। टक्कर। चर्चा समाप्त हुई और उन्होंने कार्य करने का मन बना लिया था। तभी
कनिष्ठ भ्राता शांत ने अचानक विनायक की ओर देखा और कहा, भ्राता विनायक, जब जीवप्ती त्रिपाठी भाग रहा था तो उससे कुछ गिर गया था। वह क्या है? विनायक एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया, फिर धीरे से हंस पड़ा। कनिष्ठ भ्राता शांत वास्तव में काफी चौकस हैं। इतना कहकर उसने अपनी हथेली खोली और बोतल दिखाई। उसने कहा, ये गोलियों की एक शीशी होनी चाहिए। क्या मैं देख सकता हूँ? कनिष्ठ भ्राता शांत ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। जीवप्ती त्रिपाठी और वह स्त्री दोनों के पास उच्च श्रेणी के गुप्त खजाने थे, इसलिए उनका मूल्य कम नहीं था। जब ये बोतल गिरी थी तो जीवप्ती त्रिपाठी स्पष्ट रूप से इसे छोड़ने को तैयार नहीं था। ऐसी गोली जो उसे छोड़ने पर मजबूर कर दे, वह निश्चित रूप से मूल्यवान होगी। इसी वजह से कनिष्ठ भ्राता शांत नहीं चाहता था कि विनायक इस चीज पर एकाधिकार कर ले। लड़ाई में सभी ने भाग लिया, इसलिए स्वाभाविक रूप से जिसने भी इसे देखा उसे हिस्सा मिलना चाहिए। जरूर, विनायक भी जानता था कि कनिष्ठ भ्राता शांत क्या सोच रहा था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से युद्ध की इस लूट पर एकाधिकार नहीं करेगा। ऐसा कहते हुए उसने बोतल खोली और अंदर झांका। वह तुरंत आश्चर्यचकित रह गया। ऐसा लगता है कि यह अमृत रस गुण वाली गोली है। विनायक के चेहरे पर कुछ खुशी झलक रही थी। कनिष्ठ भ्राता शांत और कनिष्ठ भ्राता ओम भी उत्साहित हो गए। सच में? देखोगे तो पता चलेगा, विनायक ने कहा और बोतल से कुछ गोलियां निकाली और फिर उन्हें दोनों कनिष्ठ भ्राताओं की ओर उछाल दिया। ये सचमुच अमृत रस गुण वाली गोली है। कनिष्ठ भ्राता ओम बहुत खुश हुआ। जैसे ही गोलियां उसके हाथ में आईं, उसने अपने शरीर में ठंडक को काफी हद तक दूर होते महसूस किया। उसे घाटी में यिन शक्ति के आक्रमण का विरोध करने के लिए अपनी जीवन शक्ति का उपयोग करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। ये गोली घाटी की यिन शक्ति की सीधी दुश्मन थी। कोई आश्चर्य नहीं कि जीवप्ती त्रिपाठी इसे छोड़ने को तैयार नहीं था। इस तरह के कठोर वातावरण में इस तरह की अमृत रस गुण वाली गोली सबसे महत्वपूर्ण चीज थी। यदि वह इस चीज को खो देता तो चीजें और भी बदतर हो जातीं। विनायक ने बोतल को हिलाया और कहा, हमने गोलियों को आपस में बांट लिया है, लेकिन कनिष्ठ भ्राताओं, इन गोलियों में रहस्य छिपे हो सकते हैं। इन्हें खाना मत, बस ठंड से बचने के लिए इन्हें अपने पास रखो। मैं पहले चलता हूँ। आखिरकार ये जीवप्ती त्रिपाठी द्वारा छोड़ी गई गोली थी। क्या पता इसमें जहर हो। हालांकि वे भ्राता रघुवर जितने चौकस नहीं थे, लेकिन दुश्मन का खाना खाने जितने मूर्ख भी नहीं थे। उसके बाद विनायक ने अपनी चाल तकनीक का इस्तेमाल किया और बिना किसी निशान के गायब हो गया। तुरंत बाद अन्य दो ने भी गोलियों को अपनी जेबों में डाल लिया और उनमें से प्रत्येक ने उस दिशा में पीछा किया जिसमें जीवप्ती त्रिपाठी गायब हुआ था। सदाबहार वृक्ष घात और पलटवार। जीवप्ती त्रिपाठी का संकल्प सदाबहार वृक्ष। जीवप्ती त्रिपाठी एक घायल खूंखार जानवर की तरह था जो अपने घावों को चाट रहा हो। वह एक पेड़ के मुकुट में चुपचाप छिपा था और अपनी आभा को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसकी आंखें सतर्कता से चारों ओर स्कैन कर रही थीं। उसकी हालत बहुत खराब थी। तूफानी घर के 5 शिष्यों के साथ लड़ाई के बाद उसके शरीर को कुछ चोटें आई थीं। अभी अभी खून समूह के 4 लोगों की घेराबंदी में उसकी चोटें और भी गंभीर हो गई थीं। खासकर जब तलवार उसके कंधे से होकर गुजरी तो उसने निश्चित रूप से उसकी मांसपेशियों और हड्डियों को घायल कर दिया होगा। इसी वजह से जीवप्ती त्रिपाठी का बायां हाथ कुछ ताकत लगाने में असमर्थ था। उन लोगों को खून के निशान का पीछा करने से रोकने के लिए जीवप्ती त्रिपाठी पहले ही अपने अमृत रस का उपयोग करके अपने सभी घावों को जला चुका था, जिससे खून का बहाव बंद हो गया था। हालांकि उसकी अदम्य इच्छाशक्ति ने उसे अपनी ताकत को चरम पर बनाए रखने की अनुमति दी, लेकिन आखिरकार वह अभी भी प्रारंभिक तत्व क्षेत्र के चौथे चरण का खेती करने वाला था। निरंतर लड़ाई के बाद उसकी शारीरिक शक्ति और आत्मा का उपभोग बहुत अधिक था। अगर उसकी अदम्य इच्छाशक्ति न होती तो वह पहले ही गिर चुका होता। कुछ क्षण पहले हुई खतरनाक लड़ाई को याद करते हुए जीवप्ती त्रिपाठी खुद पर चुपचाप हंसा। वह भ्राता रघुवर वास्तव में अलगाव और पुनर्मिलन क्षेत्र का विशेषज्ञ होने लायक था। हालांकि उसकी आधी से अधिक खेती पर मुहर लग गई थी, फिर भी जीवप्ती त्रिपाठी ने उसके शरीर में जीवन शक्ति की मुहर को भेदने और उसे घातक वार देने के लिए पूरे 10 बूंद अमृत रस का उपयोग किया। लेकिन यह इसके लायक था। हालांकि 10 बूंद अमृत रस को संघनित करना मुश्किल था, लेकिन अलगाव और पुनर्मिलन क्षेत्र के एक विशेषज्ञ के जीवन के बदले में यह व्यर्थ नहीं गया। इस विपत्ति में जीवप्ती त्रिपाठी का मन पहले से कहीं अधिक स्पष्ट था। वह समझ गया कि अगर वह विफल रहा तो न केवल वह अपना जीवन खो देगा, बल्कि रवीना सिंह भी इसमें फंस जाएगी। ये बहुत महत्व का मामला था। जीवप्ती त्रिपाठी आराम करने की हिम्मत कैसे कर सकता था? जयपाल और खून समूह के सबसे मजबूत व्यक्ति के अलावा अभी भी 3 लोग बचे थे। इन तीनों लोगों की ताकत भ्राता रघुवर जितनी अच्छी नहीं थी। अगर यह एक पर एक होता तो जीवप्ती त्रिपाठी डरता नहीं था, लेकिन अगर वे एकजुट होते तो यह मामला बहुत मुश्किल हो जाता। स्वयं को जानो और दुश्मन को जानो, तभी तुम 100 लड़ाइयों में विजयी होगे। जीवप्ती त्रिपाठी को खून समूह के तीनों लोगों के आंदोलन मार्ग और उनके हमले की दिशा का पता लगाना था। तभी वह उन्हें मारने के लिए एक अनुरूप योजना बना सकता था।
इसलिए जाने से पहले उसने जानबूझकर दवा की एक बोतल पीछे छोड़ दी। ये कहा जा सकता है कि अभी अभी हुई लड़ाई का मुख्य उद्देश्य उसके द्वारा छोड़ी गई गोली के निशान को छिपाना था। दूसरा, उस वरिष्ठ भ्राता रघुवर को मारना था। सौभाग्य से ये दोनों लक्ष्य सफलतापूर्वक पूरे हो गए थे। जो उसने छोड़ा था वह रहस्यमय अमृत रस गोलियों की एक बोतल थी। कुछ दिन पहले उसने 10 से अधिक रहस्यमय अमृत रस रक्त फूल पाए थे और रवीना सिंह ने उन्हें परिष्कृत करने में उसकी मदद की थी। क्योंकि शक्ति केंद्र में अमृत रस प्रचुर मात्रा में था और क्योंकि वे जल्दी में थे, जीवप्ती त्रिपाठी ने उन्हें नहीं लिया। उसने नहीं सोचा था कि वे अब काम आएंगे। कभी कभी कुछ होने के लिए दवा की गोली खाना आवश्यक नहीं था। जीवप्ती त्रिपाठी उन्हें यह बताना चाहता था कि अगर वे दान को अपनी बाहों में लेकर भी चलते हैं तो भी एक समस्या है। उसे विश्वास था कि उसकी योजना सफल होगी। आखिरकार ये 9वीं यिन मंडली भूमि थी जहां यिन शक्ति बहुत मजबूत थी। अचानक अमृत रस गुण वाली गोली की एक बोतल मिल गई, इसलिए उसे यह सोचने की जरूरत नहीं थी कि वे लोग क्या करेंगे। जब तक वे रहस्यमय अमृत रस गोलियों को साथ रखते हैं, वह उनके स्थान का पता लगाने के लिए जीवन शक्ति के स्रोत की मुहर पर भरोसा कर सकता है। इस तरह पहल उसके हाथों में थी। थोड़ी देर छिपने के बाद उसकी छाती पर जीवन शक्ति के स्रोत की मुहर ने प्रतिक्रिया दी। जीवप्ती त्रिपाठी का भाव ठंडा हो गया क्योंकि उसने जल्दी से अपनी सांस रोकी और अपनी धड़कन को दबा दिया। कुकिंग नाइफ शिकार, 3 शिकारियों का बिखराव कुकिंग नाइफ। कुछ ही देर बाद एक व्यक्ति नीचे से झलका। जीवप्ती त्रिपाठी ने उसे देखा और भौहें सिकुड़ीं। केवल एक ही व्यक्ति क्यों था? एक पल इंतजार करने के बाद थोड़ी दूर पर एक और व्यक्ति जल्दी से गुजर गया। थोड़ी देर बाद एक तीसरा व्यक्ति अचानक उस पेड़ पर आया जहां जीवप्ती त्रिपाठी छिपा हुआ था। जीवप्ती त्रिपाठी ने चुपचाप नीचे देखा और पाया कि यह व्यक्ति वास्तव में खून समूह का सबसे कमजोर शिष्य था। इस व्यक्ति ने कुछ देर चारों ओर देखा और जल्दी से गायब हो गया। अजीब, ये तीनों लोग अलग कैसे हो गए? जीवप्ती त्रिपाठी ने भौहें सिकुड़ी और जोर से सोचा, लेकिन वह समझ नहीं पाया। वह कैसे जान सकता था कि इन तीनों लोगों ने केवल ये सोचा था कि वह अपनी शक्ति खो चुका है और उसके पास एक शक्तिशाली पृथ्वी श्रेणी की कलाकृति है। वे बस ये देखना चाहते थे कि उसे खोजने के लिए कौन भाग्यशाली होगा। यह कोई आश्चर्य नहीं था कि इन तीनों लोगों ने इस तरह सोचा। यदि यह एक साधारण प्रारंभिक तत्व का खेती करने वाला होता तो उसके शरीर में संग्रहित जीवन शक्ति की मात्रा बहुत अधिक नहीं होती। यदि वे वास्तव में कुछ जीवन और मृत्यु की लड़ाइयों से गुजरते तो जीवन शक्ति स्वाभाविक रूप से बहुत कम बची होती। लेकिन जीवप्ती त्रिपाठी अलग था। उसकी नसों में संग्रहित जीवन शक्ति की मात्रा अन्य प्रारंभिक तत्व के खेती करने वालों की तुलना में अधिक नहीं थी। लेकिन उसके शक्ति केंद्र में बहुत सारा अमृत रस था। जाने से पहले जीवप्ती त्रिपाठी ने अपने शक्ति केंद्र में 40 से अधिक बूंद अमृत रस जमा कर लिया था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी नसों में जीवन शक्ति खत्म हो गई थी। अमृत रस की एक बूंद इसे पूरी तरह से भर सकती थी, जिससे वह फिर से ऊर्जा से भर जाता। ये कहा जा सकता है कि जब तक शक्ति केंद्र में भंडार था और उसकी शारीरिक और मानसिक शक्ति तालमेल बिठा सकती थी, जीवप्ती त्रिपाठी एक अथक युद्ध मशीन था। अगर भ्राता रघुवर अभी भी जीवित होता तो उसकी सावधानी और चौकसता के साथ वह निश्चित रूप से अपने लोगों को अलग अलग काम करने और जीवप्ती त्रिपाठी को उन्हें एक एक करके मारने का अवसर देने की अनुमति नहीं देता। लेकिन जीवप्ती त्रिपाठी ने उसे अभी अभी मार डाला था और अब विनायक की बारी थी कि वह निर्णय ले। स्वाभाविक रूप से उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। जीवप्ती त्रिपाठी इस गहरे अर्थ को नहीं समझा, लेकिन अब चीजें उसकी अपेक्षा से अधिक सुचारू रूप से चल रही थीं। वह अपने सामने के अवसर को कैसे नहीं पकड़ सकता था।